राष्ट्रपति भवन में एक ऐसी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी की मूर्ति इंस्टॉल हुई है जिन्होंने ब्रिटिश राज के लास्ट फेज से लेकर रिपब्लिक इंडिया तक का सफर देखा। तो सी राजागोपालाचारी का नाम आज फिर से हेडलाइंस में क्यों है? वेलकम टू मेगामाइंड एकेडमी, जहां हम इंडिया के हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक स्टैच्यू की अनवेलिंग नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति भवन में हो रहे सिंबॉलिक चेंजेस की एक पूरी सीरीज का हिस्सा है। इसे आप कह सकते हैं मेंटल डीकोलोनाइजेशन की तरफ एक और कदम माना जा रहा है। तो आखिर हुआ क्या है? 23 फरवरी 2026 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल के पास सी राजगोपालाचारी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो ये है कि इस स्टैच्यू ने किसकी जगह ली है। यहाँ पहले न्यू दिल्ली के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस का स्टैच्यू हुआ करता था, जिसे अब रिप्लेस कर दिया गया है। और देखिए, ये बदलाव कितना सिंबॉलिक है, इसका अंदाजा एक छोटे से किस्से से लगाया जा सकता है। जब सी राजागोपालाचारी खुद गवर्नर जनरल बनकर उस वक्त के गवर्नमेंट हाउस में एंटर हुए थे ना, तो उन्होंने सबसे पहले वहां से ब्रिटिश पेंटिंग्स हटवा दी थी और उनकी जगह अपने कमरे में रामाकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट्स लगवाए। सोचो, एक क्लियर मैसेज था कि कॉलोनियल सिंबल्स को अब हटाना ही होगा। तो आखिर ऐसा क्या था सी राजागोपालाचारी में? कौन थे वो जिनकी लेगेसी आज इतनी रेलेवेंट हो गई है? उन्हें लोग प्यार से राजा जी बुलाते थे। और देखिए, वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, बल्कि एक ब्रिलियंट लॉयर, राइटर और एक विजनरी स्टेट्समैन, सब कुछ थे। उनकी जर्नी स्टार्ट हुई 1878 में मद्रास प्रेसिडेंसी के सेलम से। पॉलिटिक्स में उनका पहला बड़ा कदम था 1917 में सेलम म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन बनकर। फिर 1930 में उन्होंने वेदारण्यम मार्च को लीड करके नेशनल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। और उसके बाद तो देखिए, 1937 में मद्रास के प्राइम मिनिस्टर बने, 1948 में पहले इंडियन गवर्नर जनरल और फाइनली 1959 में स्वतंत्र पार्टी की नींव रखी। चलिए, उनके फ्रीडम स्ट्रगल के सफर को थोड़ा और क्लोजली देखते हैं, सॉल्ट मार्च से लेकर प्रीमियरशिप तक। तो जब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया, राजा जी ने साउथ इंडिया में इस मूवमेंट की कमान संभाली। उन्होंने 13 अप्रैल 1930 को तिरुचि से वेदारण्यम तक एक 16 दिन का मार्च स्टार्ट किया, जिसे दांडी ऑफ द साउथ भी कहते हैं। वहां उन्होंने नमक उठाकर सॉल्ट लॉर्ड तोड़ा और इसके लिए उन्हें अरेस्ट करके 6 महीने की जेल भी हुई। 1937 में जब वो मद्रास प्रेसिडेंसी के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कई प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स किए। सोच के देखिए, उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक दलित रिप्रेजेंटेटिव को शामिल किया, दलित्स की टेम्पल एंट्री को सपोर्ट किया, किसानों के लिए कर्ज माफी के कानून लाए, जमींदारी सिस्टम को अपोज किया और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल्स में हिंदी इंट्रोड्यूस करवाने जैसा बड़ा कदम भी उठाया। लेकिन फिर आया 1939, जब ब्रिटिश ने बिना कंसल्ट किए इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में घसीट लिया। तो राजा जी ने इसके प्रोटेस्ट में बाकी सभी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के साथ रिजाइन कर दिया। ये उनके प्रिंसिपल्स पर अडिग रहने का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। अब आते हैं उनके सबसे इंपॉर्टेंट रोल पर, इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल। ये वो दौर था जब देश एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1948 से 1950 तक गवर्नर जनरल का पोस्ट ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। राजा जी इस पोस्ट पर आखिरी इंसान थे। फिर 1950 में जब इंडिया एक सॉवरन रिपब्लिक बना, तो इस पोस्ट को रिप्लेस कर दिया गया प्रेसिडेंट की पोस्ट से, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। और राजा जी ने इस पूरे ट्रांजिशन को ओवरसी किया। आज़ादी के बाद भी उनका कंट्रीब्यूशन रुका नहीं। 1947 में बंगाल के गवर्नर बने, 1948 से 50 तक इंडिया के पहले इंडियन और आखिरी गवर्नर जनरल रहे। सरदार पटेल के निधन के बाद 1950 में यूनियन होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाली और फिर 1952 से 54 तक मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी रहे। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, कमेंट में ये बताएं कि राजागोपालाचारी के बारे में कौन सी फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगी। चलिए अब उनके करियर के लेटर पार्ट पर एक नजर डालते हैं। इसमें शामिल है उनका भारत रत्न अवार्ड और एक ऑपोजिशन पार्टी बनाने में उनका रोल। साल था 1954। ये वही साल है जब इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न इंस्टीट्यूट किया गया था। और पता है, इस अवार्ड को पाने वाले पहले 3 लोगों में से एक थे सी राजगोपालाचारी।
उनके साथ डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन और सर सीवी रमन को भी ये सम्मान मिला। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। फिर 1959 में राजाजी को लगा कि डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी कांग्रेस के लाइसेंस राज के खिलाफ थी, मतलब गवर्नमेंट के जरूरत से ज्यादा कंट्रोल के। उन्होंने मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को सपोर्ट किया और फूड ग्रेन से कंट्रोल हटाने जैसी मांगे भी रखी। चलिए अब इस स्टैचू इंस्टॉलेशन को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उस डीकोलोनाइजेशन यानी औपनिवेशिक निशानों को मिटाने की जर्नी को समझते हैं, जो पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से आगे बढ़ी है। ये पूरी टाइमलाइन इस बदलाव की कहानी बताती है। देखिए, 2022 में राजपथ बन गया कर्तव्य पथ। 2024 में मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर हो गया अमृत उद्यान। 2025 में दरबार हॉल और अशोक हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप नाम दिए गए। फिर जनवरी 2026 में लाइब्रेरी बनी ग्रंथ कुटीर और ब्रिटिश पोर्ट्रेट्स की जगह आई परमवीर दीर्घा। और अब फाइनली फेब 2026 में लुटियंस की जगह राजा गोपालाचारी का स्टैचू। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या इस तरह के हिस्टोरिकल रिकॉग्निशन से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी को और बेहतर तरीके से और गहराई से समझ पाते हैं? ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड हिस्ट्री और पॉलिटी एक्सप्लेनर्स के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।